नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास व शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि CDP एंड साइकोलॉजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रीट, सीटेट, यूपीटेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं बिना देर के पहले प्रश्न पे मित्रों। और इन 15 में से आप मित्रों 15 में से 10 प्रश्न सही कर दो, ठीक है। 10 प्रश्न सही कर दो, रीट का सिलेक्शन पक्का आपके, है ना। क्योंकि बिल्कुल इसमें यहाँ पे लेवल है और रीट का जितना भी मतलब जो हार्ड से हार्ड लेवल है वो प्रश्न यहाँ पे है। चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है MKO की अवधारणा के प्रतिपादक है। क्या अवधारणा है मित्रों MKO की, है ना। इसके प्रतिपादक कौन है? वॉटसन, जेरोम ब्रूनर, लैंगफील्ड स्मिथ या लेव वाइगोस्की। तो देखिए मित्रों MKO होता क्या है ये आना चाहिए, ठीक है। तो MKO का फुल फॉर्म होता है मोर, एम का मोर होता है, फिर होता है नॉलेजेबल और ओ का होता है अदर्स। मोर, नॉलेजेबल, अदर्स, है ना। MKO मोर, नॉलेजेबल, अदर्स, ये होता है MKO की फुल फॉर्म। ये उदाहरण है और इसके प्रतिपादक कौन है मित्रों? इसके प्रतिपादक है लेव वाइगोस्की, यानी कि लेव वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है कि उन्होंने देखिए एक सिद्धांत आपको पता है ZPD का दिया, यानी कि जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यही दिया ZPD। इसमें इन्होंने क्या कहा कि बच्चा कभी अकेला नहीं सीखता है, उसे किसी ना किसी सहयोगी की आवश्यकता होती है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र होना चाहिए ना, ये इन्होंने कहा था। मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो ये चीज़ है मोर नॉलेजेबल अदर्स, है ना, इसमें इन्होंने ये कहा कि मतलब कि जो ज्ञान है, मूल्य है, विचार है बालक के या भाषा है, इन चीज़ों को सीखने के लिए बालक को क्या करना चाहिए? अपने से बड़ों का हमेशा सहयोग चाहिए। अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे हमेशा सीखता है, ऐसा कहा था लेव वाइगोस्की ने। ये MKO की अवधारणा मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 1 में। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है मित्रों? प्रश्न संख्या 2 है मनोविज्ञान संबंध तरीके का विकास करने में सहायक है। थोड़ा यहाँ स्पेस छूट गया है। मनोविज्ञान संबंध तरीके का विकास करने में सहायक है। संबंध तरीके की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अपने को क्या ध्यान रखना है कि संबंध तरीके, है ना, यह उदाहरणा किसने प्रस्तुत की? मनोविज्ञान कहते हैं बालक के संबंध तरीके का विकास करने में सहायक है। यह उदाहरणा किसने प्रस्तुत की? स्किनर ने, रायबर्न ने, जेम्स ड्रेवर या कार्ल रोजर्स। तो मित्रों आपको बता दूं मैं, जो रायबर्न नामक मनोवैज्ञानिक था, इसने संबंध तरीके की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें इन्होंने संबंध तरीके, नाम पता चलता है आपको, संबंध त्रि मतलब 3, यानी कि इसने कहा कि बालक का 3 प्रकार से संबंध होता है। पहला होता है बालक का शिक्षक के साथ, बालक व शिक्षक का होता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा बालक का होता है समाज से। किससे होता है? बालक का समाज से दूसरा प्रकार का संबंध होता है। और तीसरा इन्होंने कहा मित्रों बालक का संबंध होता है तीसरा विषय के साथ, जो विषय वस्तु है, जो उसकी पाठ्य वस्तु उसके साथ। ये 3 प्रकार के संबंध बताए हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है, यानी कि रायबर्न ने ये बताया है मित्रों 3 प्रकार का संबंध है, बालक शिक्षक का, बालक समाज का और बालक विषय का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। विकल्प 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ 15 में से मैंने बताया 10 कर दो, सिलेक्शन पक्का है। 10 नहीं हो पाएंगे मित्रों। निम्न में से कौन सी एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है? मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है? देखिए मनोविज्ञान की शाखाएं हैं लगभग 20 प्लस है, ठीक है, 20 से ऊपर है। कहीं पे 22 आ रहे के, कहीं पे 23 आ रहे के, ठीक है। तो ये सारी शाखाएं याद कर लेना मित्रों, है ना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनोविज्ञान की शाखाओं वाला, और इसमें से प्रश्न आ सकता है। मनोविज्ञान की कौन सा शाखा नहीं है ना। अब तक देखिए इसके 2 प्रश्न आ रखे हैं ऐसे कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है। 2 बार 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक बार तो आया था ऑप्शन में आर्थिक मनोविज्ञान, ठीक है, कि आर्थिक मनोविज्ञान किसी शाखा नहीं है। और दूसरी बार आया था मित्रों जो राजनीतिक मनोविज्ञान है वो इसकी शाखा नहीं है, ठीक है। यानी कि परम मनोविज्ञान होता है मन से जो परे है, ये तो इसकी शाखा है। असामान्य मनोविज्ञान और एक होती है सामान्य मनोविज्ञान, यानी जिसमें मनोरोगी चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है, वो भी है। और सुधारात्मक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, ये भी है ना। सैन्य मनोविज्ञान है, लेकिन राजनीतिक मनोविज्ञान इसकी शाखा नहीं है मित्रों। एक राजनीतिक नहीं है, एक आर्थिक नहीं है, बाकी देखो सामाजिक हुई, सैन्य हुई, नैतिक हुई, है ना, सांस्कृतिक हुई, ये सारे मनोविज्ञान की शाखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 3 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये हार्ड से हार्ड लेवल के प्रश्न है
कि अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने, पोर्टर व लोलर, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग या मैकग्रेगर? मित्रों सबसे पहले तो देखिए बताऊंगा अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये किसने दिया मित्रों, ये दिया था मैकग्रेगर ने, विकल्प 4 है ना। जो मैकग्रेगर नामक मनोवैज्ञानिक था इसने अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक्स क्या है और वाई क्या है। देखिए मित्रों जो एक्स सिद्धांत है ना, ये एक्स तो है मित्रों नकारात्मकता, यानी कि ये जिन बालकों में, जिन व्यक्तियों में एक्स अभिप्रेरणा पाई जाती है मैकग्रेगर के अनुसार, उनमें नकारात्मकता का भाव होता है। नकारात्मकता मतलब वो आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, आकांक्षा विहीन होते हैं, है ना। उनकी केवल शरीर की और सुरक्षा की, ये दो आवश्यकता तक ही सीमित होता है। ये तो हो गया एक्स। वाई की बात करूं मित्रों तो मैकग्रेगर ने बताया कि जो वाई सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा मित्रों, सकारात्मक, यानी कि जो वाई अभिप्रेरणा है वो सकारात्मकता को प्रदर्शित करती है, ये बताया मैकग्रेगर ने, ठीक है। वाई जो है मैकग्रेगर ने बताया क्या करती है मित्रों, सकारात्मकता को प्रदर्शित करती है। यानी जिन बालकों में पाई जाती है वो परिश्रमी होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, समता युक्त होते हैं, स्वनिर्देशित व्यवहार करने वाले होते हैं। यानी वाई अभिप्रेरणा सकारात्मक, एक्स अभिप्रेरणा नकारात्मक। यह है अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत जो मैकग्रेगर ने दिया, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों अन्य विकल्प की, है ना। एक प्रश्न तो पूरा हो गया। अब देखिए कर्ट लेविन, ये तो आपके उस सिद्धांत में आ जाएगा मित्रों, आपको पता है ना, क्षेत्रीय सिद्धांत अधिगम वाला, ठीक है। बाकी बात करते हैं मित्रों पोर्टर व लोलर की, ठीक है। पोर्टर व लोलर इसने दिया था निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत। कौन सा दिया, अभिप्रेरणा का ही दिया था, निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत। निष्पादन यानी कि कार्य करना, और संतुष्टि यानी उस कार्य से जो संतुष्टि मिलती है, और कार्य और संतुष्ट होने का जो संबंध है उसकी व्याख्या की है पोर्टर व लोलर ने अपने अभिप्रेरणा का निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत में, ठीक है। अगली बात करते हैं फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने। इन्होंने सिद्धांत का नाम बता दूं, इनका सिद्धांत था द्विघटक, अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने दिया पूछे तो बताना, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया। ये द्विघटक सिद्धांत है वो किससे संबंधित है मित्रों, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये कार्मिकों से संबंधित है, यानी कि कर्मचारियों से। इसने दो प्रकार के सिद्धांत बताए, ठीक है। इसने दो प्रकार के सिद्धांत बताए इस द्विघटक में। एक तो बताया इन्होंने आरोग्य, ठीक है, आरोग्य घटक, और दूसरा बताया इन्होंने कार्य घटक, ठीक है। अब देखिए मित्रों एक तो आरोग्य घटक बताया, एक कार्य घटक बताया। जो आरोग्य घटक है उसमें तो जैसे कि कर्मी की जैसे कि वेतन, स्थिति, सुरक्षा, इसमें संबंधित वर्णन होता है, और कार्य में उसका जो निष्पादन, उसका कार्य है, उसकी आवश्यकता वो देखी जाती है, ठीक है। फिर 1966 की बात है मित्रों, देखिए पूरा ही पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ना। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने 1966 में क्या किया मित्रों, 1966 में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने इसी सिद्धांत को, जो द्विघटक सिद्धांत, इसको फिर मानव की द्वि आवश्यकता सिद्धांत बता दिया, ठीक है। मानव की द्वि आवश्यकता सिद्धांत बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। तो विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि बक्की अवस्था किसे कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान की जो अवस्थाएं हैं, है ना, बक्की अवस्था किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। ये प्रश्न आपको बहुत कम लोगों को आते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। बक्की अवस्था किसे कहा था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, ठीक है मित्रों। बक्की अवस्था, देखिए बक्की अवस्था का अर्थ क्या होता है मित्रों, बक्की अवस्था का होता है ज़्यादा बोलना। बक्की मतलब ज़्यादा बोलना या निरंतर बोलते रहना, है ना। ऐसा किस अवस्था में होता है मित्रों, देखिए कभी कभार यहाँ पे तो सही हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। और पूर्व बाल्यावस्था नहीं आए और वहाँ पे आ जाए शेषावस्था या उत्तर शेषावस्था, तब भी मित्रों सही होगा, ठीक है। तो शेषावस्था जाए तो भी ठीक है, या पूर्व बाल्यावस्था आ जाए तो भी क्या है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों की ज़्यादा बोलने की आदत होती है, इसे बक्की अवस्था कहा जाता है मित्रों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक कब प्रकाशित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये क्या है, ये पुस्तक है। ये कब प्रकाशित की गई, 1906, 1908, 1918 या 1938। मित्रों यहाँ विकल्प 2 सही हो जाएगा, यानी कि 1908 में ये पुस्तक प्रकाशित की गई, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। अब इसके बारे में विवरण पढ़ लेते हैं ना। किसने की, तो याद रखना C.W. बियर्स ने की। किसने की मित्रों,
CW बियर्स ने, है ना। अब CW बियर्स का नाम अपने मनोविज्ञान में किस टॉपिक में आता है, तो याद रखना मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रतिपादन इन्होंने किया, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य, और कभी कभार मानसिक स्वास्थ्य की जगह आरोग्यता भी आती है ना। मानसिक स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ क्या है, मानव की क्रियाशीलता, है ना। मानव की क्रियाशीलता सक्रिय रहना, मानव कार्य करने की क्षमता रहना, या मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक आरोग्यता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया CW बियर्स ने 1908 में। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इसी में इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का प्रतिपादन किया। पूछे एक प्रश्न और कि सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन कहाँ चला। सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन कहाँ चला, तो मित्रों वो चला था USA में, यानी कि अमेरिका में चला था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, विकल्प 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज सारे के सारे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, किंडरगार्टन विधि में बच्चों को शिक्षा किस माध्यम से नहीं दी जाती। इसको इतना सा देख के इजी मत समझ लेना, यही गलती एग्जाम में होती। पूरा पढ़िए आराम से कि किंडरगार्टन विधि है, इसमें बच्चों को शिक्षा किस माध्यम से नहीं दी जाती। 4 से 5 माध्यम है। किंडरगार्टन विधि के बारे में देख लेते हैं मित्रों। जर्मनी के जो फ्रोबेल थे, जर्मनी के कौन, फ्रोबेल, है ना, उनकी विधि है ये, यानी कि इन्होंने विकसित की, इन्होंने प्रतिपादन किया फ्रोबेल ने। खेल विधि आई, वहाँ हेनरी कोल्डवेल कुक का नाम आ जाएगा, किंडरगार्टन में फ्रोबेल का आएगा। किंडरगार्टन और कहीं पे किंडरगार्टन आएगा, ठीक है। अर्थ क्या होता है इसका, सामान्य बच्चों का बगीचा, यानी बालोद्यान विधि भी कहते हैं, बच्चों का बगीचा विधि भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी तुलना की गई है बगीचे की विद्यालय से, ठीक है। यानी कि बच्चे को तो पौधा माना गया है, शिक्षक को माली माना गया है, और बगीचे को विद्यालय माना गया है, ठीक है। ये इसमें तुलना की गई है, ठीक है, समानता की गई। अब इसमें किस माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती, देखिए किस माध्यम से दी जाती है, पहले तो ये पढ़ देते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये खेल विधि है एक प्रकार की, यानी कि खेल से यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। खेल के अलावा गीत से भी इसमें शिक्षा दी जाती है, उपहार से भी दी जाती है। इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा एक अभिनय है, अभिनय करके भी दी जाती है, और एक रचना करके भी दी जाती है, ठीक है। तो कौन सा जो विकल्प है उससे नहीं दी जाती है ना, तो मित्रों जो कर्मेंद्रियां हैं उससे इसमें शिक्षा नहीं दी जाती। उपहार, गीत, खेल, अभिनय, रचना, इनसे तो इस विधि में शिक्षा दी जाती है, फ्रोबेल की किंडरगार्टन विधि में खेल विधि है। जबकि कर्मेंद्रियों से इस विधि में शिक्षा नहीं दी जाती है ना। कर्मेंद्रिय कहूँ या ज्ञानेंद्रिय कहूँ, वो विधि कौन सी हो जाएगी मित्रों, मैडम मारिया की मोंटेसरी विधि हो जाएगी। मोंटेसरी में ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से शिक्षा दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों, तो विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। क्या कहा गया, अनिवार्य नहीं होगी। RTE 2009 की किस धारा में यह उल्लेखित किया गया है, धारा 27, 28, 29, 30। 4 धाराएं पढ़ेंगे, 4 धाराएं यहाँ पे आज याद कर लेंगे, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा होती क्या है, सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा पूछे तो बताना 1 से 8 तक होती है। ऐसे नहीं कि प्राथमिक समझ के 1 से 5 करोगे, 1 से 8 होगी। देश का कोई भी विद्यालय हो, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी प्राइवेट हो, चाहे KVS हो केंद्रीय विद्यालय, कोई भी किसी भी प्रकार का विद्यालय हो, सारे में RTE चलेगी। RTE 2009, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था भारत में। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होते कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। ये कौन सी धारा है मित्रों, ये धारा है 30। कौन सी है, धारा 30 है, ठीक है। धारा 30 में ये उल्लेखित किया गया है कि 1 से लेकर 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन निहित प्रारूप जो लिखित प्रारूप है उसमें केवल प्रमाण पत्र इसका दिया जाएगा, है ना। और एक भी चीज़ याद रखनी, अपने जो 5वीं का और 8वीं का है इनमें ये बोर्ड परीक्षा भी हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन अनिवार्य नहीं होगी, इसको ध्यान में रखना। अब देखते हैं धारा 27, 28, 29 ये क्या कहती है ना। तो मित्रों धारा जो 27 है ये क्या कहती है, धारा 27 कहती है कि शिक्षक को 3 कार्यों में लगाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं लगाएगा। कौन सा, एक तो जैसे अभी कोविड चल रहा है उसमें लगाया था, यानी कि आपदा राहत कार्य। एक जनगणना जनसंख्या संबंधित लगाया जाएगा, और एक लगाया जाएगा चुनाव, है ना। इन 3 कार्यों में लगाया जाएगा। ये कौन सी है, धारा 27 है, ठीक है। धारा 28 की बात करूं तो निजी शिक्षण नहीं करवा सकता, जो सरकारी शिक्षक है वो निजी शिक्षण नहीं करवाएगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, ये धारा 28 की। धारा 29 क्या है, धारा 29 है कि जो भी ये जो 1 से 8 तक जो शिक्षा चलेगी ना, इसमें जो भी पाठ्यक्रम होगा, क्या मित्रों, जो भी पाठ्यक्रम होगा वो पाठ्यक्रम कौन सुनिश्चित करेगी, SCERT, यानी कि अपने राज्य की, उसी राज्य की, संबंधित राज्य की सरकार वो पाठ्यक्रम
निश्चित करेगी। ये धारा 29 में बताया गया है। धारा 30 में बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगा, केवल निहित प्रारूप के अनुसार, लिखित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में आज का प्रश्न क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मित्रों। क्या करना है, ये कमेंट करना है आपको कि कुल आरटीई में कितने तो अध्याय है, पहली बात, और कितनी धाराएं हैं, टोटल धाराएं और टोटल अध्याय कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे मित्रों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 9 देखिए, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल नहीं है, इसकी जो व्याख्या करेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना ना। मूल्यांकन के प्रकार है कितने, पहले तो ये चीज़ पता करो। मूल्यांकन के प्रकार 4 है। सबसे पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक। इसको रचनात्मक बोला जाता है या इसको फॉर्मेटिव भी बोला जाता है। निर्माणात्मक, रचनात्मक या कह दूं मैं फॉर्मेटिव। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही चलेगा, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया होती है ना, उसके दौरान ही चलेगा, ये इसकी विशेषता है। दूसरा है योगात्मक, इसका पिछले बार रीट 2018 लेवल 1 में प्रश्न आया था, ये योगात्मक है। इसका दूसरा नाम संकलनात्मक या संकलित आकलन भी आता है। और एक और आता है अंतिम आकलन या अंतिम मूल्यांकन, पूछे तो यही है योगात्मक। इसी को समेटिव कहते हैं। निर्माणात्मक फॉर्मेटिव हो गया, योगात्मक समेटिव हो गया। ये सत्र के अंत में होता है मित्रों, सत्र के अंत में होता है, सत्र की समाप्ति हो, इसमें ग्रेड भी दिए जाते हैं। ठीक है, मानक ये कोई प्रकार इसका नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मानक कोई इसका प्रकार नहीं है। निदानात्मक परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है निदानात्मक, उसमें क्या होता है, बालक की कठिनाई क्या है ना, उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, 3 तो ये हो गए, निर्माणात्मक, योगात्मक, निदानात्मक। एक और कौन सा है, एक आपको पता है कौन सा, निदानात्मक और उपचारात्मक साथ में आएगा। एक और है, वो है चौथा, सतत व व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, उपचारात्मक इसी में आता है, निदानात्मक व उपचारात्मक। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 क्या है, खेल का अतिरिक्त सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। खेल का जो अतिरिक्त सिद्धांत है ये किसने दिया, देखिए खेल के आप सिद्धांत पढ़ोगे तो अतिरिक्त सिद्धांत की बात करूं मित्रों तो ये दिया था जर्मनी का सिलर था और अंग्रेज दार्शनिक था हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने दिया था खेल का अतिरिक्त सिद्धांत, यानी कि पहले बालक जो कार्य अनिवार्य रूप से करने होते हैं वो कर लेता है, उसके अलावा जो अतिरिक्त शक्ति बची हुई है वो खेल में लगाता है। ऐसा सिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा खेल का अतिरिक्त सिद्धांत में। ये खेल का सबसे प्राचीन सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी विकल्पों की बात करूँ, स्किनर व हैरीमैन कौन था, इन्होंने इसका विरोध किया मित्रों। क्या किया, इसका विरोध, इस खेल का अतिरिक्त सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया कि जैसे इन्होंने कहा कि जैसे बीमार बालक होगा तो वो अतिरिक्त शक्ति नहीं प्रदर्शित करेगा, ऐसे इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, इस विकल्प की बात करूं, मालब्रेंस व कार्ल गूस ने, इन्होंने खेल का एक सिद्धांत है पूर्व अभिनय, खेल का एक सिद्धांत कौन सा है, खेल का पूर्व अभिनय का सिद्धांत है, वो इन्होंने दिया था मालब्रेंस एवं स्विट्जरलैंड के थे कार्ल ग्रूस, इन्होंने समर्थन किया था। मुख्य रूप से पूर्व अभिनय, खेल का पूर्व अभिनय सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन मालब्रेंस ने किया और जो कार्ल ग्रूस थे इन्होंने समर्थन किया स्विट्जरलैंड के। ठीक है, विकल्प 4 है लाजारस एंड GTW पैट्रिक, ये किल पैट्रिक नहीं है, GTW पैट्रिक है और लाजारस है, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया खेल का और वो था मित्रों पुनः प्राप्ति का सिद्धांत। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ना, पुनः प्राप्ति का सिद्धांत दिया लाजारस एवं GTW पैट्रिक ने पुनः प्राप्ति का। इन्होंने ये कहा कि जो खेल क्यों खेले जाते हैं कि जो शक्ति है उनको पुनः प्राप्त करने के लिए खेल खेले जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। यहाँ पे आपके विकल्प 2 सही हो जाएगा, सिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने खेल का अतिरिक्त सिद्धांत दिया था मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 10 में। हैं प्रश्न संख्या 11 पर, एक बालक पहाड़ सीखकर उसका उपयोग गुणा व भाग में करता है, यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को दर्शाता है। कि एक बालक ने पहले पहाड़े सीखे है ना, ये कौन सी क्रिया है, और फिर उसका उपयोग गुणा व भाग में करता है। तो देखिए मानसिक से देही क्या ना शरीर की, यानी देखिए पहाड़े सीखना क्या है, मानसिक क्रिया है, बुद्धि से करेगा ना वो, मस्तिष्क से है ना सहारा लेगा उसमें, और गुणा भाग में भी मानसिक, दोनों मानसिक क्रिया, यानी मानसिक से देहिक नहीं है, देहिक से शारीरिक, देहिक से शारीरिक, यानी देहिक से भी शारीरिक हो गया, शारीरिक दोनों शरीर की नहीं, गलत है, और शरीर से मानसिक नहीं, बल्कि ये मानसिक से मानसिक क्रियाएं हो जाएगी अधिगम स्थानांतरण में। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 11 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों कि शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाती है।
शरीर के संवेदी ग्राहक मतलब ज्ञानेंद्रिय। उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त हम जो भी प्रारंभिक सूचना पूछे, ये देखिए प्रश्न को थोड़ा डीपली समझिए, प्रारंभिक सूचना पूछे ना। अब देखिए अनुकूलन होता है कि स्वयं का वातावरण के अनुसार ढालना, ठीक है। संज्ञान होती है कि मानसिक प्रक्रियाओं को समूह जिसमें स्मृति बुद्धि वगैरह आती है, निर्णय वगैरह ले जाता है ना, विचार विमर्श सोच समझ के जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे हैं दो ऑप्शन, संवेदना है प्रत्यक्ष, इनमें से आएगा ना। अब जब प्रारंभिक सूचना पूछी है तो वो संवेदना कहलाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो संवेदना है वो प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले की प्रक्रिया है, ठीक है। संवेदना प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले गठित होती है, ठीक पहले की प्रक्रिया। कैसे? संवेदना मतलब अनुभूत करना, संवेदना मतलब अनुभूत करना, मतलब कि मान लीजिए हम बैठे हैं, है ना, हमें कहीं से गंध आई, या ना गंध को सूंघा हमने, गंध को सूंघना, है ना, गंध को सूंघना, गंध आ रही, बस इतना ही सूंघा ना, ये पता नहीं किसकी आ रही, गंध सूंघ ली, है ना, यानी बैठे बैठे हमने अनुभूत कर लिया, अनुभूति हुई, वो संवेदना कहलाएगी, ठीक है। ये पहले गठित हुई। इसके बाद क्या गठित होगा ना, कि संवेदना का अर्थ स्पष्ट करना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना का अर्थ स्पष्ट करना ही प्रत्यक्षीकरण है ना, प्रत्यक्ष देखना है ना, कि गंध है किस चीज़ की आ रही है ना, गंध किस चीज़ की आ रही है, इस चीज़ की गंध आ रही है ना, तो वो हो जाता है प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 12 वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 एक और अच्छा प्रश्न है आरबीएससी एनसीईआरटी बुक में से। व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं व योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? व्यक्ति का खुद के बारे में उसकी क्षमताओं और योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? स्व सम्मान, देखिए स्व सम्मान, स्व नियंत्रण, स्व संप्रत्यय, उक्त सभी। तो जो तीनों जो उक्त विकल्प है 1 2 3, ये सारे क्या है, ये स्वयं के बारे, व्यक्ति के खुद के बारे में क्षमताएं योग्यताएं, है ना। यहाँ पूछा उसका प्रत्यक्षण क्या कहलाता है। तो देखिए स्व सम्मान तो होता है व्यक्ति जब खुद के बारे में, खुद की क्षमताओं और योग्यताओं के बारे में निर्णय लेता है ना, निर्णय ले लेता है, वो तो हो गया स्व सम्मान। स्व नियंत्रण हो जाएगा जब अपने ही वो मतलब व्यवहार है, क्षमताएं योग्यताएं हैं, उन व्यवहार पर वो नियंत्रण करना सीख जाता है, ठीक है। और जो स्व संप्रत्यय होता है दोस्तों, वो कहलाता है प्रत्यक्षण, यानी कि खुद के क्षमताओं योग्यताओं के बारे में खुद के विचार क्या है, भाव क्या है ना, प्रत्यक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या आपके 13 है, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना। अधिगम जो कर्ता का विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही है ये। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। और सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, ये भी कथन सही है। यहाँ पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है ना। तो हिल्डा तांबा ने निर्मितवादी सिद्धांत नहीं दिया। निर्मितवादी सिद्धांत क्या है? जिसमें बच्चा खुद सक्रिय रहकर, जिज्ञासु रहकर क्रियाशील होता है ना, सक्रिय रहता, खुद कार्य करके सीखता है, वो निर्मितवादी सिद्धांत होता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, बालक ही सक्रिय होता है ना, छात्र केंद्रित होता है निर्मितवादी सिद्धांत, है ना। ये किसने दिया था? ये दिया था जीन पियाजे ने, ये दिया था वाइगोस्की ने, और ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने, अन्वेषणात्मक सिद्धांत, है ना। पियाजे ने, वाइगोस्की ने और ब्रूनर ने निर्मितवादी सिद्धांत दिया। कैसे? कि जो निर्मितवादी सिद्धांत है ना दोस्तों, वो संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ प्रश्न संख्या जो 14 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। आज का अंतिम प्रश्न है कि अधिगम के बारे में असत्य कथन क्या है दोस्तों? अधिगम के बारे में असत्य कथन है तो क्या है? यह जीवन भर चलता रहता है, बिल्कुल। यह गर्भावस्था से, है ना, गर्भावस्था से मृत्यु तक, है ना, जीवन भर चलता रहता है अधिगम, ठीक है, जीवन भर चलता रहता है, बिल्कुल सही है ये, है ना। तो ये कथन तो सत्य है। यह व्यवहार परिवर्तन है भाई, अधिगम है तो बिल्कुल व्यवहार में वांछित परिवर्तन है, सही है। अधिगम अभ्यास व प्रशिक्षण के कारण होता है, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है ना, अभ्यास के कारण होता है, प्रशिक्षण के कारण होता है। लेकिन इसके परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है, ये चीज़ गलत है ना। देखा व मापा नहीं जा सकती। देखिए जो वृद्धि हो जाती है अगर, वो मापी जा सकती है, लेकिन अधिगम का पूछा है, इसमें परिवर्तन में अधिगम में और आ जाते हैं ना। बाकी भाई क्षेत्र भी तो अधिगम होता है ना, मानसिक वगैरह, उनको कैसे मापेंगे? नहीं माप सकते, तो उनको देखा व मापा नहीं जा सकता, ये कथन असत्य हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के
शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।